खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। पाकिस्तान को उसी की सरजमीन पर जाकर खरी खरी सुनाने के बाद वजीर दाखिला ने आज मुल्क के सामने यह साफ किया कि उनके साथ हुई बेहुरमती के लिए उन्हें कोई शिकवा तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। पूरे अपोजिशन ने बराबर अल्फाजों में उनकी स्पीच की तारीफ की, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के मौजूदा रुख को भांपते हुए सरकार को यह नसीहत भी दी कि अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार अपनी पाक पॉलिसी में बदलाव लाए। खुद बीजेपी के अंदर से यह आवाज उठी कि पाक पर सरकार की पॉलिसी गलत है। यही है हमारा आज का सबसे बड़ा मुद्दा, जिस पर हम करेंगे अपने खास मेहमानों से तफसीली बातचीत। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट, आज क्या कुछ हुआ। पाकिस्तान सार्क ममालिक के दाखिला वुज़रा की कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर मुल्क वापस लौटने के बाद मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने राज्यसभा और फिर लोकसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये पड़ोसी मानने को तैयार नहीं है। राजनाथ ने राज्यसभा में बयान देते हुए कहा कि उन्होंने दहशतगर्दी के खदशात से सार्क ममालिक के दाखिला वुज़रा को बाखबर किया। आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर जो एकजुटता इस सदन ने दिखाई है, यह केवल इस सदन की एकजुटता नहीं है, बल्कि यह डिप्टी चेयरमैन साहब, ये हमारे देश की एकजुटता है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आतंकवाद जो हमारे देश में भी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है, उस आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ने में हम लोग पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मेरा भरोसा और विश्वास है। राजनाथ सिंह के बयान पर राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी जवाब दिया। गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान में राजनाथ सिंह की तकरीर को ब्लैक आउट करने की बात का भी जिक्र किया। आजाद ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमारे मीडिया के साथ प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हुकूमत ने दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान में जो रुख दिखाया है, हम उसकी हिमायत करते हैं। अमूमन जो मल्टीलैटरल मीटिंग्स होते हैं उसमें इस प्रकार का मीडिया ज्ञान नहीं होता है, बल्कि इस पूरे प्रक्रम में पाकिस्तान का जो रवैया था वो बिल्कुल निंदनीय था। जो जिस तरह से उनको रिसीव करना चाहिए था एक देश के गृह मंत्री को, वो नज़र नहीं आया। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। सार्क इजलास की रवायत में शामिल है कि इसकी कार्रवाई को पोशीदा रखा जाए। सिर्फ इफ्तिताही तकरीब में ही मीडिया को कवर करने की इजाजत होती है और इसी प्रोटोकॉल के मुताबिक पाकिस्तान ने सार्क वुज़रा दाखिला के इजलास की कार्रवाई को मीडिया से दूर रखा। होस्ट कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट की स्पीच और उन्हीं के इंटीरियर मिनिस्टर की स्पीच को अलाउ किया जाता है, बाकी स्पीचेस को नहीं कवर किया जाता, क्योंकि कोशिश होती है कि फ्री, फ्रैंक एंड फोर्थराइट डिस्कशन हो मीडिया ग्लेयर से बाहर। पाकिस्तान में राजनाथ सिंह के मौसर बयान की तकरीबन तमाम लीडरों ने तारीफ की। वहीं मीडिया प्रोटोकॉल पर अमल दरामद नहीं किए जाने पर बरहमी का इजहार किया। वहीं सार्क इजलास के रवायत के मुताबिक इजलास की कार्रवाई को पोशीदा रखा जाता है और इसी प्रोटोकॉल की पाकिस्तान ने सार्क इजलास में पासदारी करते हुए मीडिया को दूर रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आपने देखा पाकिस्तान का रुख कैसा है और हिंदुस्तान का रुख कैसा है, यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तस्वीर बिल्कुल हमारे सामने साफ है। सवाल वही है कि पाकिस्तान है कि मानता नहीं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो इस बिग डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, जो कि बैंगलोर से हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। सुदेश वर्मा साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, वो हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहसिन रजा खान साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ ब्रिजेश शुक्ला साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सुदेश वर्मा साहब, पहला सवाल आपसे। जिस तरह का रुख पाकिस्तान ने अख्तियार किया राजनाथ सिंह के इस्लामाबाद जाने पर, राजनाथ सिंह ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन पड़ोसी है कि मानता नहीं। पहला सवाल यह कि इस पड़ोसी को मनवाने के लिए क्या किया जाएगा, और जिस तरह का रवैया राजनाथ सिंह के साथ हमारे देश के होम मिनिस्टर के साथ अख्तियार किया गया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, उसका जवाब कैसे देने की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से?
देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बेवकूफ़ी वाला काम किया। अगर उसका ये मंशा था कि राजनाथ सिंह जी को मीडिया कवरेज न मिले तो रियलाइज हो गया होगा कि उससे बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिला। अगर उनका ये मंशा होगा कि किसी तरह से बेइज्जती करें तो भारत जैसे विशाल देश के गृह मंत्री की बेइज्जती इस तरह से नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती कराई क्योंकि मेहमान नवाजी में पाकिस्तान कम पाया गया। अगर आप देखें, भारत जितने भी आपके इश्यूज हैं, अगर आपको डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसे मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं और हम बोलते हैं कि मेहमान भगवान की तरह होता है। तो पाकिस्तान सबके सामने बिल्कुल, हम एक्सपोज तो हो गया। मेहमान नवाजी और भी हम- दिखाते हैं, गर्मजोशी भी दिखाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद चले जाते हैं पाकिस्तान, इतनी गर्मजोशी के साथ जाकर वहां नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं, लेकिन जवाब में हमें मिल क्या रहा है? देखिए, हम लोग दोस्ती का पैगाम इसलिए देते हैं कि हम दोस्ती में विश्वास रखते हैं और पाकिस्तान ने बार बार दिखाया है कि वो आतंकवाद में ही विश्वास रखता है और जब तक आतंकवाद उनकी स्टेट पॉलिसी खत्म नहीं होती, हमें नहीं लगता कि भारत से पाकिस्तान के रिश्ते सुधर पाएंगे। और राजनाथ सिंह जी का वहां जाकर यह बताना बहुत जरूरी था, उन्हें ये न लगे कि हम वहां नहीं जाएंगे, और जाकर जितनी जोरदार तरीके से राजनाथ सिंह जी ने मुद्दे को रखा कि एक देश का आतंकवादी दूसरे देश का शहीद बिल्कुल, नहीं हो वो सकता काबिले तारीफ है। यही एक पॉलिसी है जिसको पूरा विश्व मानता है और पाकिस्तान इससे अलग नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई अब बदलाव की जरूरत है? क्योंकि हम तो अपनी तरफ से दोस्ती निभाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब में हमारे पीठ में खंजर भोंका जाता है। हमारे होम मिनिस्टर जब जाते हैं तो उनकी बेहुरमती की जाती है। यह हम कब तक बर्दाश्त करेंगे और क्यों बर्दाश्त करें? इसमें साफ बात यह है कि जितना हमारा रोल है, जिस तरीके से इंडिया कर रहा है, वो एक सिविलाइज्ड नेशन की तरह से कर रहा है, एक रिस्पांसिबल नेशन की तरह से कर रहा है, और जो पाकिस्तान कर रहा है अनसिविलाइज्ड नेशन और इररिस्पांसिबल नेशन के तरीके से कर रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते का सवाल है, पाकिस्तान में आज एक बहुत बड़ा वेस्टेड ग्रुप है, वेस्टेड इंटरेस्ट का ग्रुप है, जो ये नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरें। ये वहां की आर्मी है। वहां पर पहले 3 प्लेयर थे। एक तो उनके आर्मी चीफ राहिल शरीफ, एक उनके आईएसआई के रिजवान अख्तर साहब, और एक उनके एनएसए नसीर खान जजवा। अब उसमें 2 लोग और शामिल हो गए हैं जो कि टेररिस्टों के लीडर हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वहां जमहूरियत सिर्फ डी जूरे है और डी फैक्टो वहां पर ये 5 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 3 फौजी हैं और 2 आतंकवादी नेता हैं। और ये जो आतंकवाद का वहां पर माहौल है, ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसमें न स्पंक है न स्पाइन है। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन हमको 2 बातें करनी है। हमारा डायलॉग तो ओपन रहना चाहिए, उसके साथ ही साथ उनको मुंहतोड़ जवाब देना है अगर वो कोई हरकत करते हैं हमारे बॉर्डर पर या हमारे इंटरनल मामले में। और वो पॉलिसी में चेंज नहीं है, पॉलिसी में चेंज हो गया है और बॉर्डर पर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान को इस बात को नोट करना पड़ेगा, नोट कर रहा है, बौखलाया हुआ है, इसलिए वहां पर बिहेवियर ऐसा हुआ। एक बात और कहना चाहूंगा, जितना भी राजनाथ सिंह जी के ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं आऊंगा आपके पास। मोहसिन रजा खान साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहां के। मोहसिन रजा खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस ह्यूमिलेशन का क्या मतलब निकाले हिंदुस्तान, जो आपने हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ किया, कि यहां तक हद तो यह हो गई कि जब हमारा पूरा डेलीगेशन रवाना हो रहा था पाकिस्तान से, तो वहां का कोई सीनियर अफसर तक उन्हें सी ऑफ करने के लिए नहीं पहुंचा। क्यों? देखिए, एक तो ये था कि वो अपने शेड्यूल से हटके वापस रवाना हुए थे। उन्हें आखिरी सेशन में बैठना चाहिए था। जो इंडियन होम मिनिस्टर है उनको भी अपना नाक को इतना ऊपर नहीं रखना चाहिए था, और अगर कोई बात थी तो उनको सेशन को पूरा करना चाहिए था।
वो बिला जवाब बिला किसी मकसद के जबकि आप उस उनको, कॉन्फ्रेंस जब को आप उनको छोड़कर सुनते नहीं है तो उनको क्या बैठना चाहिए? नहीं, लेकिन ये- खान साहब ये लेकिन बिल्कुल अगर आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी उनको बैठना, उन्होंने आप अपनी पूरी expect- तकरीर की है, उन्होंने अपनी आप पूरी एक्सपेक्ट तकरीर कर की रहे हैं, है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं खान साहब, जिसकी लेकिन अगर आप लंच का जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं इज्जत तो नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान उसको के इंटीरियर बैठना मिनिस्टर चाहिए खुद था। मौजूद नहीं थे ये वहां पर। देखिए, कल एक इमरजेंसी हो चुकी थी। पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर जो था वो अफगानिस्तान में गिर चुका था और वहां पे जो स्टाफ था उसको वहां पे तालिबान ने पकड़ लिया था। इस इमरजेंसी में वो एक अहम मीटिंग में शिरकत के लिए वजीर दाखिला, चूंकि उनकी जिम्मेदारी है मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी, तो वो वहां पर इमरजेंसी में गए थे। उन्होंने खुद इस लंच को रखा हुआ था, तो आप कैसे ये तवक्को करते हैं कि वो बिला जवाब वहां से चले जाते? लेकिन पाकिस्तान की अहम जो था क्रू जो था, जिसमें एक रशियन भी शामिल है, वो वहां पे तालिबान ने जगमाल जी। बना लिया था और उस पे एक अहम मीटिंग हो रही थी पीएम हाउस में, जिसमें उनको जाना था। चलिए, आप कह रहे हैं कि यह हादसा वजह थी जो कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर वहां से रवाना हो गए थे। फिर आपको यह नौबत क्यों पड़ी कि राजनाथ सिंह की जो स्पीच थी उसे ब्लैकआउट किया जाए? क्यों दूरदर्शन, एएनआई और पीटीआई के रिपोर्टर्स को मीडिया कवरेज की इजाजत नहीं दी गई? इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, समीर, जो अपना पाकिस्तान का नहीं, समीर, प्राइवेट समीर, मीडिया, मैं आ रहा हूं, मिश्रा जी, आ रहा हूं। सवाल अलग है। उसको भी ये कैसे उसको भी expect कर- इजाजत नहीं थी। ये कैसे एक्सपेक्ट कर? हाँ, आप मेरी बात सुनेंगे ब्रिगेडियर साहब, या आप अपनी बात करेंगे? नहीं खान साहब, आप जी, अपनी बात समझिए। पूरी कीजिए, उसके बाद मैं नहीं, मिश्रा जी नहीं, के पास आप जो जाऊंगा, बात ब्रिगेडियर कर साहब रहे के पास। हैं, आप एक्सपेक्ट किया कर रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट किया कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी उस हिसाब से चलते जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनके लिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज की तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करा रहे हैं, उनका विरोध करा रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट यह कर रहे हैं कि पूरे सेशन में बैठते और उनके खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन तो इररिलेवेंट है। आप तो यह भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके यहाँ ये ना हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी आर्मी चाहती तो समीर भाई, इन लोगों की डेमोन्स्ट्रेशन नहीं ट्रेनिंग भी होता, किया करें कि या ये आपके किसी और की आर्मी बात सुना ठीक है, करें। ब्रिगेडियर इनको मिश्रा सिर्फ आपने अपनी बात बात अगर रख ली। ब्रिगेडियर मिश्रा आपने अपनी बात रख ली। मोहसिन रजा खान साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मोहसिन रजा खान जी। साहब, देखें, पहले इंडियन होम मिनिस्टर ने जो है वो पहले ये मसला उठाया था राजनाथ ने। उन्होंने पहले स्पीच की जिसका जवाब चौधरी निसार अली खान ने दिया था, और चौधरी निसार अली खान ने वाज़ेह किया था कि आजादी की तहरीक को आप दहशतगर्दी करार नहीं दे सकते। कश्मीर में जो कुछ आजादी की तहरीक चल रही है उसमें जिस तरीके से आप लोगों ने उन लोगों पे फायरिंग की लेकिन है, कश्मीर के बेगुनाह नाम लोगों पर को शहीद दहशतगर्दी किया कब तक सही जाएगी खान साहब? कोई ये तो बड़ी अजीब दहशतगर्दी बात है। आपने कर दी। ये दहशतगर्दी बुरहान है। वानी एक बताइए जाना माना मुझे कि टेररिस्ट, कश्मीरी जो है, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, वो मारा जाता है तो आप ब्लैक डे मनाने लगते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि आजादी की जंग। दबाव की बुनियाद के ऊपर कश्मीरियों को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं आप उनको हक देते हैं कि वो अपने फैसला करें अपने किस मुस्तकबिल बात का का? प्रेशर, किस बात का प्रेशर आपका खान क्या- साहब? कोई प्रेशर नहीं आपका है। क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और ये हमारा बलूचिस्तान में? इंटरनल मामला है, इसमें आप दखलंदाजी क्यों करते हैं? नहीं, आपका रिकॉर्ड अपना देखो। आप दूसरे की तरफ देखिए, क्या उंगली कश्मीर आपका उठाते हो? इंटरनल मसला नहीं है। आप खाओ इस मसले को गलत तोजी पेश कर रहे हैं और इंडियन आवाम को गुमराह कर रहे हैं। 100% है। बल्कि बल्कि कश्मीर जो आपने ऑक्युपाई किया है, वो नहीं, भी ठीक है हमारा खान साहब, मसला है। आप पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हमारा हैं। मसला सुदेश है। वर्मा साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। आप जिस तरीके से कश्मीरी जो है अपनी सुदेश वर्मा साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। खान साहब सुन लीजिए। देखिए, सुदेश वर्मा साहब, देखिए, आपने देखा कि पूरे विश्व के स्तर में जिस तरह पाकिस्तान की फजीयत हुई है कश्मीर के ऊपर, इसके बाद भी पाकिस्तान को बाज आना चाहिए। कश्मीर वो मुद्दा नहीं है, इस पर भारत किसी भी तरह का कंप्रोमाइज कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं भारत का स्टैंड क्या है, तो आपको भारत के पार्लियामेंट का वो स्टैंड पता होना चाहिए, वो रिजोल्यूशन पता होना चाहिए, जहां हमने कहा है कि अगर कुछ बचता है कश्मीर में, तो आपने जो कश्मीर के पाक ऑक्यूपाइड एरिया को ऑक्यूपाई करके रखा है उसको हटाने की बात है, अगर कोई मुद्दा है तो। और अगर आपको लगता है कि टेररिस्टों को भेजकर या वहां कुछ डिस्टर्बेंस करके कश्मीर आपको मिल जाएगा, तो आप दिन में सपना देख रहे हैं। ये सपना देखना बंद करिए। बिल्कुल, आप दिन में सपना देख रहे हैं। ब्रजेश शुक्ला साहब, आपको भी इस बहस में जोड़ना चाहूंगा। आपसे जानना चाहूंगा, पहले बात होती थी पाकिस्तान की, जब इस तरफ से जब इस तरह की टेररिज्म को बढ़ावा देने की बात की जाती थी,
तो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की बात होती थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स सब मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बुरहान वानी मारा यहां जो जाता है कश्मीर में, एक जाना माना टेररिस्ट, और उसके बाद ब्लैक डे मनाया जाता है पाकिस्तान में। खुद पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, वो गमजदा हो गए थे। अब्बास जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो खान साहब कह रहे थे कि आज़ादी की तहरीर चल रही है, यदि बहुत ज़्यादा ये चिंतित हैं तो जो गुलाम कश्मीर में जिस ढंग से अत्याचार हो रहे हैं उनको क्यों नहीं आज़ादी कर देते? बलूचिस्तान को क्यों नहीं अपने देश में जुल्म ढा रहे हैं उनको आज़ाद कर देते? आज़ादी की इतने ही यदि इनको पसंद है आज़ादी, आज़ादी के लिए ये नहीं है कि आज़ादी के नाम पर गुंडागर्दी की जाए, आज़ादी के नाम पर आतंकवाद फैलाया जाए, आज़ादी के नाम पर वहीं के निर्दोष लोगों को मारा जाए। ये क्या कहना चाहते हैं आखिर? वास्तव में ये जो कुछ हुआ पाकिस्तान में इस सार्क सम्मेलन के दौरान, ये जो आतंकवादी गिरोह है उसका दबाव था, ये उसके दबाव में थे। ये चूंकि सारे लोगों को जाना था, ये किसी को रोक नहीं सकते थे। गृह मंत्री वहां पर गए, लेकिन उनको दिखाने के लिए ये तो पूरी तरह आतंकवादियों की गिरफ्त में ये देश है, वहां की सरकार उनके कब्जे में, उनके दबाव में है, वहां के मिलिट्री बिल्कुल सारा वाजिब सवाल है आपका। और सारा कुछ प्लानिंग पूरा एक योजनाबद्ध ढंग से इन्होंने किया है। इसमें कोई वो नहीं है। ये उनको भी खुश रखना चाहते थे, उनको प्रदर्शन की इजाजत दे रहे थे, उनसे प्रदर्शन करवा रहे थे। ये क्या कहना चाहते हैं? ये आजादी के दीवाने नहीं है, ये आजादी के वो नहीं। यदि आजादी की ही बात होती तो पहले ये अपने गुलाम कश्मीर को आजाद करते। वहां के लोग, इनके नेताओं के जो पोस्टर लगे वहां पर कालिक पोत रहे हैं, क्यों नहीं उसके लिए चिंता करते? वहां जुर्म ज्यादती हो रही, क्यों नहीं चिंता करते? यदि ये वास्तव में ये एक तरफा बात कर रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है, और फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में हो रही सो कॉल्ड ज्यादतियों की, उसकी बहुत फिक्र है। और अगर कोई टेररिस्ट यहां पर मारा जाता है तो पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जाता है। बड़ी हैरत की बात है। और मोहसिन रजा खान साहब जो कि वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उसे डिफेंड भी कर रहे हैं। उनके पास आऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात है, और कहीं ना कहीं एक तरह के आतंकवाद को, एक तरह की दहशतगर्दी को अपना सपोर्ट देना, ये कब तक पाकिस्तान जारी रखेगा, ये सवाल मैं उनसे पूछूंगा। साथ ही साथ ब्रेक के बाद नासिर हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बेंगलोर से कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पर अगर गोली चलानी पड़े तो पहल ना करें, लेकिन अगर गोली चलाएं तो उसके बाद फैसला खुद लें। हमने पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। नासिर हुसैन साहब भी बेंगलोर से अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। नासिर हुसैन साहब, सलमान खुर्शीद आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनका बयान में आज देख रहा था। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह की स्पीच का हम वेलकम करते हैं, लेकिन हमें हासिल क्या हुआ है? पाकिस्तान के साथ इतना दोस्ताना दिखा के भी हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए हैं, बल्कि हमारे रिश्ते पहले से ज्यादा खराब हुए हैं। क्या कहना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, हमारी पॉलिसी पाकिस्तान के साथ में पिछले 70 साल में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। उसमें लगातार सक्सेसिव गवर्नमेंट ये कोशिश किए हैं कि पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती बनी रहे, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, एक इम्पॉर्टेंट पड़ोसी हैं, और उनके साथ हमारा एक दोस्ताना रहे। ये हमेशा हर प्राइम मिनिस्टर की, हर गवर्नमेंट की कोशिश रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हादसे हो रहे हैं, जिस तरह की हरकत पाकिस्तान के अलग अलग एजेंसीज के द्वारा है, वहां पे ये समझ में नहीं आता कि किसके साथ वहां पे दोस्ती करें, किससे बातचीत करें। एक जगह तो आर्मी है, ISA है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी है। लोग चाहते हैं कि हमारे साथ दोस्ती करें, लेकिन वहां पे समझ में नहीं आ रहा। तो इस गवर्नमेंट जो है, जिस तरह से पिछले 2 साल में पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से डील की है, जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप रहा है, जिस तरह से जिगजैग रहा है, जिस तरह से मैनर में जो हम टॉक्स खत्म कर जाते हैं, फिर बातचीत स्टार्ट करते हैं,
तो हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि जो स्पेशली पाकिस्तान को लेके जिस तरह से इस गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग रही या इस गवर्नमेंट की पहल रही, उसमें हम लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लेकिन गुरदासपुर देखें, पठानकोट देखें, 700-800 या 1000 सीज फायर वायलेशन LOC पे देखें, तो हर तरीके से पाकिस्तान जिस तरह से कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से उनके साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसमें हम लोगों को लगता है कि एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, पूरे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। अगर वो किसी चीज को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं तो भले कॉन्फिडेंशियल रखें, लेकिन अपोजिशन लीडर्स को बंद कमरे में तो उनके साथ बात हो सकती है। आप जाके जो है साउथ ईस्ट एशिया में कहीं बैठ के बात करते हैं। मोहसिन रजा खान साहब, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान का ये जो मौजूदा रवैया है और जिस तरह का बदलाव हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, जिस तरह से कश्मीर राग एक बार फिर जोरदार तरीके से लापा जाने लगा है, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्यों आप ये चाहते हैं कि हमें मजबूर होना पड़े और अपनी पॉलिसी में पाकिस्तान को लेकर जो हमारी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें चेंज करना पड़े? क्यों? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से आपकी फॉरेन पॉलिसी पहले भी चेंज है। पाकिस्तान के साथ आपका इंडिया का रवैया जो है वो कोशिश तो करता है कि पाकिस्तान को भूटान और नेपाल बनाए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत भी है, पाकिस्तान की अपनी अस्करी पोजीशन भी है, पाकिस्तान जो है वो दुनिया में अपनी एक हैसियत रखता है, इसलिए आपकी ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान भी भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान सबसे अलग इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो दहशतगर्दों के साथ खड़ा हुआ है। हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे लोग खुलेआम रैलियां करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं करते, इसलिए आप अलग थलग पड़े हुए हैं। मोहसिन रजा खान साहब, वो आपके लिए दहशतगर्द होंगे। देखें, जिस तरीके से बुरहान वानी अच्छा, का आपके लिए नहीं है और उसके बाद जिस तरह कश्मीरियों का वहां पे कत्ल किया गया, क्या कोई पाकिस्तानी इस पे खामोश रह सकता था? और पाकिस्तानियों ने तो इसके ऊपर सिर्फ जो है एक पुरअमन एहतजाज किया है, प्रोटेस्ट किए हैं, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। और जिस तरीके से वहां पे मकबूजा कश्मीर में जुल्म हुआ है कश्मीरियों के साथ, उनके ऊपर जो जिस तरीके से फायरिंग की गई है, उनको जिस तरीके से माजूर किया गया है, क्या आप समझते हैं कि इस पे पाकिस्तानी आवाज भी नहीं उठाएंगे? खान साहब, जुल्म खत्म करने के लिए दहशतगर्दी का सहारा कब तक लेते रहेंगे आप? पहली बात तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, और अगर हो रहा है, अगर किसी के खिलाफ ज्यादतियां हो रही हैं, तो हमारी सरकारें, हमारी गवर्नमेंट है उससे निपटने के लिए। ऐसे लोगों को सख्त सबक सिखाया जाएगा। लेकिन आप दहशतगर्दी का सहारा कब तक लेते रहेंगे? कब तक बुरहान वानी जैसे दहशतगर्दों के साथ, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे दहशतगर्दों के साथ खड़े हुए नजर आते रहेंगे आप? कब तक? देखें, हम बुरहान वानी को दहशतगर्द नहीं समझते। हम समझते हैं कि कश्मीरी जो कि हाफिज सईद को भी नहीं समझते, सैयद सलाउद्दीन को भी नहीं समझते, मसूद अजहर को भी नहीं समझते। तहरीक चला रहे हैं आप उनको दहशतगर्द करार देकर खुद उनकी तौहीन कर रहे हैं। खुद आप कश्मीरियों के जो उनके आईनी हकूक है वो देने से आप कतरा रहे हैं। आप कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं। आप इस सिलसिले को खत्म करें और वहां उनकी जो बात है उसको सुने, तो किसी भी सूरत में ये मसला जो है वो इंटरनेशनलाइज नहीं होगा। जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे और उनको ताकत के जोर पे दबाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनी तौर पर इस पर आवाज जरूर उठेगी पूरी दुनिया में, और उठ रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर मिश्रा, आप जवाब देना चाह रहे थे। समीर ने मुद्दे को समीर ने मुद्दे को डिरेल करना चाहते हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है सार्क की। सार्क में इन लोगों ने क्या किया? मेन असली बात तो यह है कि ये कैपेबल नहीं है, पाकिस्तान कैपेबल नहीं है कोई भी ऑर्गेनाइज्ड करेक्ट तरीके से शांति से सार्क की कोई मीटिंग करने के लिए कैपेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सार्क की स्पिरिट ये तोड़ना चाहते हैं और इस बार तोड़ दिए हैं। और तीसरी बात यह है कि ये नेबर्स को, सार्क के जितने देश हैं जो इनके इमीडिएट नेबर्स हैं, वहां पर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और चौथी बात यह है कि इनकी गवर्नमेंट हमेशा इनकैपेबल रही है और अब ये दहशतगर्दों के साथ खड़ी हो गई है। तो इनको ये बात, इस बात से ये हटना चाहते हैं और कश्मीर की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना यह चाहता हूं कि वो मान लिया, लेकिन इनके यहाँ जो दहशतगर्द हैं जिस पर पूरे विश्व का बाउंटी है, वो इनके क्यों बड़े अजीज हैं? उनको क्यों ये पाल रहे हैं? ब्रिगेडियर मिश्रा, वो तो मान ही नहीं रहे। हाफिज सईद को, सैयद सलाउद्दीन को, बुरहान वानी को, मसूद अजहर को, वो तो किसी को मान ही नहीं रहे टेररिस्ट। नासिर हुसैन साहब,
ये जो पाकिस्तान के रुख में एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं, ये जो सोच निकलकर बार बार सामने आ रही है, जिस तरह के बयानात पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे हैं, कोई खास वजह देखते हैं आप इसके पीछे? की तरफ से आ रहे हैं या उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से आ रहे हैं, ये कोई नई नहीं है, बट इनकी हमेशा यही मंशा रही है। जिस तरह से ये टेररिस्टों को पाला है, उनको बढ़ाया है, उनको प्रमोट किया है, उनको सपोर्ट किया है, ये तो सारी दुनिया जानती है। अब अगर वो कहते हैं कि आपके लिए टेररिस्ट हो सकता है, हमारे लिए फ्रीडम फाइटर हो सकता है, मतलब ये लॉजिक इनकी आज की नहीं है, ये लॉजिक पिछले 60-70 साल से दे रहे हैं। यही है कि अब ये ओपनली आके उस चीज अभी भी वही गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के लॉजिक पर चल रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज, गुड टेररिज्म बॉड टेररिज्म, वो वही लॉजिक पे चल रहे हैं। कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इनको मूसा रजा खान साहब को ये याद दिलाना चाहूंगा कि भाई देखिए, अगर आप यहां पे इस तरह के कश्मीर में या किसी इंडियन के एक इंडियन स्टेट में आप अनरेस्ट पैदा करना चाह रहे हैं, तो देखो कोई भी आपकी भी कंट्री के किसी भी एक हिस्से में अनरेस्ट जब होता है, तो फिर कोई भी कंट्री उसको भी सपोर्ट कर सकती है। ये हिंदुस्तान का इंटरनल मामला है। कोई तीसरी ताकत इसमें बात नहीं कर सकती, कोई दूसरी ताकत इसमें बात नहीं कर सकती, कोई इंटरनेशनल फोरम पे इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही केपेबल है, जितने भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रहे हैं बहुत ही केपेबल रहे हैं, और इसको हम लोग जिस तरह से डील करते आए हैं, हम लोग उसी तरह डील कर लेंगे। हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरह से पिछले 15, 20, 25 साल में इलेक्शंस भी हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कश्मीर में रहे हैं, और जितना भी दंगा फसाद, जितना भी आतंक कश्मीर में फैला हुआ है, वो हमेशा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड रहा है। आप टेररिज्म को स्पॉन्सर कराएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि जो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, और ये लॉजिक मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल फोरम्स में इसको बाई नहीं करेगी। सुदेश वर्मा साहब, हम तो रिश्ते सुधारने की बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे जिस तरह से जाकर वहां गर्मजोशी से मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से, जिस तरह के दोस्ताना रिश्ते हमने अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश की, उसका तो लोहा पूरी दुनिया ने माना, उसकी प्रशंसा की। लेकिन आपको लग रहा है कि अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, रिश्ते और खराब होते जा रहे हैं? देखिए, बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है कि पाकिस्तान के किसी भी नुमाइंदे से आप बात करिए, उनके भाषण में वही संशय छुपा होता है जो हाफिज सईद के लफ्जों में है। हाफिज सईद ने जो बोला और आज जो ये बोल रहे हैं, जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं टेररिज्म का जम्मू एंड कश्मीर में, उससे लग रहा है कोई फर्क नहीं है। ये तो भारत और पाकिस्तान दो आइडियोलॉजी है। अगर पाकिस्तान बना था धर्म के बल पर, तो पाकिस्तान अपने वजूद को अभी भी तलाश रहा है। इसे ये समझना चाहिए कि हमारी शांति की खोज को कमजोरी न समझे। 3 युद्ध लड़ चुका है, इसे पता है क्या हुआ था। ये मैंने सपने देखने की बात की। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि आप कुछ भी कोशिश कर लें, आप अपने यहां कितने भी प्रोटेस्ट कर लें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा बॉर्डर सील है। आप टेररिस्ट भेजिएगा तो टेररिस्ट को हम मारेंगे। आप अपने यहां कुछ भी कर लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग और अभिन्न अंग रहेगा। आप अपने कितने भी आइडियोलॉजिकल वार करना चाहते हैं, तो सेकुलर इंडिया के सामने आप खड़े ही नहीं है। आप जो आदमी बदनाम होता है, जो देश बदनाम होता है और बदनामी के शिखर पर पहुंच जाता है और उस पर घमंड करता है, आज इनकी बात से तो यही लगा, ये बोले कि पाकिस्तान का इतना बड़ा वजूद हो गया है। क्या वजूद हो गया है? पाकिस्तान की तरफ लोग देखने लगे, टेररिज्म को फैलाता है हर जगह। एक टेररिस्ट स्टेट सिर्फ डिक्लेयर होना रह गया है पूरे वर्ल्ड में, और उसके बाद आपको फक्र होता है। इस पर शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान का क्या बना। साहब, ये बातें क्यों नहीं समझ में आती? क्यों नहीं दहशतगर्दों का साथ छोड़ देते आप? भारत आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप कश्मीर कश्मीर करते करते पूरा पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? खान साहब, मोहसिन रजा खान साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। मोहसिन रजा खान साहब, ये सब बातें आपको क्यों नहीं समझ में आती? क्यों दहशतगर्दों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है पाकिस्तान? शमीर साहब, आप देखें कि ये मसला पंडित जवाहरलाल नेहरू अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गए थे। आपके जो शुरा है वो कह रहे हैं कि इसको किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ले जाया जा सकता, तो पाकिस्तान तो नहीं लेके गया था, ये खुद इंडिया इसको लेकर गया था 1947-48 में। उसके बाद बहुत सी चीजें हुई। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ। आप भूल गए शिमला एग्रीमेंट को,
जहाँ द्विपक्षीय वार्ता की बात होती है। पाकिस्तान दौड़ के इतिहास जाता में है। कहाँ जाएंगे आप? ये बात हो गई थी कि उसके बाद कश्मीर बहुत आपके कुछ हुआ। हवाले कर दिया जम्मू गया। एंड कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ पर। इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं, लोग क्यों सड़कों पर निकल रहे हैं, लोगों को क्यों आप कत्ल कर रहे हैं, इसका जवाब सड़कों पर इसलिए निकल रहे हैं खान साहब क्योंकि आपकी तरफ से हवाला से मनी भेजी जा रही है, हवाला से पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है, इसलिए लोग सड़क पर निकल रहे हैं। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? ये देखें, ये पाकिस्तान की तकसीम का अनफिनिश्ड एजेंडा है कश्मीर, और जब तक आप इस मसले को हल नहीं करेंगे, खान साहब हमें आपका अभी एक ही एजेंडा नजर आ रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा तादाद में टेररिस्ट को, दहशतगर्दों को सरहद के पार भेजा जा सके, कैसे घुसपैठ कराई जा सके, यही एजेंडा समझ में आता है। और जब उन टेररिस्ट को यहाँ पर मार दिया जाता है तो आप ब्लैक डे मनाते हैं। इनके अनफिनिश्ड एजेंडे में समीर कितने फौजी मारे गए हैं? अगर दहशतगर्द होते तो वो कार्रवाई करते। आप नहीं लोगों समीर इनके अरे आप पहले बलूचिस्तान का समीर देखिए इनके क्या हो रहा है। अनफिनिश्ड एजेंडे में आप अफगानिस्तान में देखिए क्या हो रहा है। भूल जाइए कश्मीर को, अपने पार्ट ऑफ कश्मीर में देखिए आप क्या कर रहे हैं। समीर इनके अनफिनिश्ड एजेंडे में समीर इनके अनफिनिश्ड एजेंडे में ये हमारे साथ इनके अनफिनिश्ड एजेंडे में ये 4 बार हमारे साथ लड़ चुके हैं और चारों बार में इनका कंट्री डिवाइड हो गया है। और ये लोग तो ऐसे हैं कि कारगिल में इनके सैकड़ों लोग रेगुलर आर्मी के मारे गए थे, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया उनकी बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए। हम लोगों ने उनको बरियल दिया था, इनसे क्या उम्मीद की जाए। और ये अनफिनिश्ड एजेंडे में ये दो हिस्से में पहले बट गए हैं और अभी आगे कई हिस्से में बटेंगे। इनका अनफिनिश्ड एजेंडा इनको फिनिश कर देगा। ब्रजेश शुक्ला साहब, यही सवाल आपसे कि आखिर पाकिस्तान के मौजूदा रवैये में जिस तरह का बदलाव आया है, जिस तरह के बयान किए जा रहे हैं, क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? बहुत छोटे में जवाब चाहूंगा, ब्रेक लेना है मुझे। देखिए, ये जो खान साहब ये कह रहे हैं कि वो स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे हैं, आज़ादी की तहरीर चला रहे हैं, आप ये समझिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पूरी दुनिया में ले जाने का। आप इनके 20 दिन से ये पूरा रोना वहाँ चल रहा है पाकिस्तान में, एक भी देश इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। और ये लोग रोज बहस करते हैं कि कोई नहीं खड़ा है। अरे आपके चरित्र को लोग जान गए हैं, आपके आचरण को लोग जान गए हैं कि आप आतंकवादियों को पैदा करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, कश्मीर में पैसा भिजवाते हैं, लोगों को पत्थर फेंकवाते हैं। आप आज़ादी की तहरीर कहीं पत्थर पैसे दे करके किराए के लोगों से वो चलती है? आज़ादी की तहरीर दिल से निकलती है। ये पैसा देकर वहां पत्थर फेंकवाते हैं और बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये आज़ादी की तहरीर नहीं है, ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित धन के बल पर चलाई गई तहरीर है और इसका कोई मतलब नहीं है। और वाकई इनको मालूम हो जाएगा दुनिया क्यों इनके साथ नहीं खड़ी हुई, क्योंकि इनके बारे में सब जान गए हैं कि सारा जड़ में ये लोग खड़ा होगा, दहशतगर्दों के साथ कौन खड़ा होगा पर, इसलिए इनके साथ कोई नहीं खड़ा है और कोई नहीं खड़ा होगा इनके साथ। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मोहसिन रजा खान साहब भी इस्लामाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं, वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े चैनल के एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम खास मेहमान बने रहेंगे और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अब यह वक्त आ गया है कि मोदी सरकार अपनी पाकिस्तान को लेकर जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई बड़ा चेंज लाए, क्योंकि आज पूरे ऑपोजिशन ने एक तरह से सरकार से मांग यही की है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहस जारी है। और बिग डिबेट के आखिरी दौर में इस वक्त हम आ चुके हैं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश वर्मा साहब, अब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी और लगातार अपने सहयोगियों से भी, सरकार से भी ये जानने की कोशिश लोग करते हुए नजर आए कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि हमारे देश के होम मिनिस्टर का अपमान पाकिस्तान में किया जाता है। सरकार इसका कैसे जवाब देगी? और इस बहस में आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना भी शामिल थी, जो लगातार विरोध कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी कि राजनाथ सिंह को इस्लामाबाद जाना ही नहीं चाहिए।
देखिए समीर अब्बास साहब, पहली बात तो ये कि इसको ह्यूमिलिएशन बोलना या ये सोचना है कोई अपमान कर देगा भारत का, अपने आप में मुझे लगता है थोड़ी नासमझी है। क्योंकि भारत जैसा विशाल देश और उस देश का गृह मंत्री जब जाता है, उसकी बेइज्जती इससे नहीं होती कि आप कैसा बिहेव करते हैं, वो क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनकी आस्था, उनकी इज्जत क्या है। अगर कोई हम दोस्ती चाहते हैं, दोस्ती का व्यवहार करते हैं और इज्जत देते हैं। पाकिस्तान के पास अगर टेररिज्म ही है तो पाकिस्तान टेररिज्म देगा। और हमें, आपने पूछा कैसे डील करना है, तो डील करने के लिए भारत सशक्त है। आप देखेंगे अगर वो टेररिस्ट भेजेंगे तो टेररिस्ट को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारेंगे। वो जो टेररिस्ट इन्होंने खड़ा किया है कश्मीर के लिए, वो वही टेररिस्ट हैं जो दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं और मारना जानते हैं। और वो पाकिस्तान के ऊपर वो अपना बंदूक खींचेंगे जब उन्हें भारत में जगह नहीं मिलेगी। और हम कश्मीरियों को, आपने देखा कैसे पीडीपी बीजेपी की सरकार वहां काम कर रही है विकास के लिए, वहां के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। और इसी कारण से पाकिस्तान बौखलाया है। आप सोचिए, पाकिस्तान इस तरह से बुरी तरह से कभी एक्सपोज नहीं हुआ था कि अगर भारत में कोई घटना हो रही है और अपने यहां ब्लैक डे मना रहे हैं, इससे बड़ा एक्सपोजर क्या हो सकता है। पूरा इंटरनेशनली आप एक्सपोज हो चुके हैं, कोई आपके क्लेम को कश्मीर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। द्विपक्षीय तरीके से ही आप बात कर सकते हैं शांति कैसे लानी है। अगर ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आती है तो पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, वो किसी की क्या बेइज्जती करेगा। बिल्कुल। नासिर हुसैन साहब, किस तरह के बदलाव की मांग आप लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है? सलमान खुर्शीद साहब का जो स्टेटमेंट था और आपकी पार्टी का आज स्टेटमेंट था कि अब आमूलचूल बदलाव की जरूरत है पाकिस्तान को लेकर, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या बदलाव किया जाए? देखिए, फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत ही चुपचाप जो है, बिना गंडोरा पीटे जो है फॉरेन पॉलिसी की जाती है। अब जहां पे इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ जो फॉरेन पॉलिसी होती है, हमेशा ये कोशिश रही है पिछले 70 सालों में कि अपोजिशन को और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करते हैं। अगर लगता है कि कोई चीज बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए तो फिर अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को जो है बनाई जाती है। ये हैपजार्ड तरीके से जो पिछले 2 साल से चल रहा है कि जो कभी हम लोग बात कर देंगे, हम लोग अचानक से उठ के पाकिस्तान चले जाएंगे, कहीं में उनको लेके आएंगे। ये चीजें जो हम छोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये एक मैच्योर तरीके से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी विज़ावी पाकिस्तान के मैच्योर तरीके से हैंडल नहीं कर रही है। ठीक है सुदेश वर्मा साहब, लेकिन मैं इमैच्योर है पाकिस्तान को लेकर आपकी पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी, ये कह रहे हैं नासिर हुसैन साहब। देखिए समीर अब्बास साहब, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आज सुबह ही राज्यसभा में, पार्लियामेंट में सारी पार्टियों ने एक साथ आकर राजनाथ सिंह जी का समर्थन किया था। एक स्वर उभरे थे कि हम सब एक हैं, बिल्कुल सपोर्ट किया था, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। ये नया सुर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, पाकिस्तान को लेकर, अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे समीर अब्बास साहब, तो मैं समीर अब्बास साहब, अगर आप अप्रोच की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 60 साल में आप जिस मुद्दे को नहीं सुलझा सके और उसके लिए आप 2 साल में हमें दोष दे रहे हैं। अरे हम प्रयास करते रहेंगे, यहां से कांटों से कैसे निकाला जाए, कैसे निकला जाए, कैसे रिजॉल्व किया जाए। हमारे प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। और अब मान के चलिए कि जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें पता है कि क्या प्रायोरिटी है, कैसे रिजॉल्व करना है। जब जरूरत होगी आपसे बात करने की, आपसे बात होगी, लेकिन हर समय जरूरत नहीं होती बात करने के लिए। आपने खुद ही कहा कि इसका पहल कहां ले जाना था। यह तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, सार्क जिस पर जाना था, अपने कमिटमेंट को पूरा किया। भारत एक विशाल देश है, सार्क का मेंबर है, सार्क मजबूती से आगे बढ़े, भारत की चाहत है, तो उसमें तो जाना ही था। उसमें किसी को क्या कॉन्फिडेंस में लेना। जब कोई ऐसी बात होगी, जब कोई पाथ ब्रेकिंग बात होगी तो निश्चित ही कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। नहीं, देखिए बीजेपी को या नहीं तो राजनाथ सिंह को, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, कोई भी, मुझे लगता है कि देश में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा बिल्कुल उनके सपोर्ट में है, क्योंकि वो हमारे होम मिनिस्टर हैं। सरकार के हम सपोर्ट में हैं क्योंकि जो मालूम है सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है। अब जहां पे हम लोगों को उनके खिलाफ टिप्पणी करना है, हम लोग जरूर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि हम लोग एक अपोजिशन पार्टी हैं और हम लोगों को डिप्लोमेसी में भी और सरकार चलाना में भी एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है।
लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे आपके पैनल में पाकिस्तान के हमारे दोस्त भी बैठे हैं, तो मैं ये हमारा जो इंटरनल डिबेट जो है यहाँ पे मैं लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपका सवाल इस तरह से तो मैं उसके रेस्पॉन्स में मैं जवाब दे रहा था। लेकिन मैं इसी इसमें मैं हमारे पाकिस्तान के दोस्त को भी जो है मैं जवाब देना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ उनको सिर्फ इतना बता देना चाह रहा हूं भाई, जिस तरह से वो टेररिस्टों को, जिस तरह से वो जमात दावा को, हाफिज सईद को, तालिबान को जिस तरह से वो लोग प्रमोट किए हैं, मैं सिर्फ उनको इतना ही याद दिलाना चाह रहा हूं, उसका नतीजा वो लोग खुद पाकिस्तान में देख चुके हैं। टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी के नहीं होते, उनको आप बढ़ावा देंगे तो उल्टा जो है आपके ऊपर जो है पलट के घूमे। जिस तरह से स्कूल में जिस तरह से वहां पे बॉम्ब अटैक्स इतने भी हैं, पाकिस्तान में इतने बॉम्ब अटैक्स हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान की मंशा सिर्फ यह है कि जो है हिंदुस्तान एक ग्रोइंग कंट्री है, हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनने जा रही है। पिछले 60-70 साल में जिस तरह की मेहनत इस देश में हुई है, जिस तरह से सक्सेसिव गवर्नमेंट मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, इस देश जो हम एक स्ट्रांग नेशन होकर जो इमर्ज हुआ है अब तक, तो ये चाह रही है कि जो हम छुट घटनाएं ऐसे करते हैं जिससे जो है इनको सिंपैथी और जो दूसरे बड़े देश हैं जो सुपर पावर माने जाते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, उनसे इनको जो है ना लगातार कुछ ना कुछ एड मिलता रहे। ब्रजेश शुक्ला जी, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे क्या? जर्नलिस्ट की क्या मजबूरी हो सकती है? उन पर क्यों इतना प्रेशर है पाकिस्तान में कि उन्हें आकर डिफेंड करना पड़ता है हाफिज सईद जैसे लोगों को? कश्मीर को मुद्दा बना करके सारी सियासत हो रही है, सारे राजनीतिक दल उसी में जूझे हुए हैं, बड़े बड़े ये जो आतंकवादी संगठन भी उसी में आ गए हैं। आप देखिए किस ढंग से आतंकवादियों ने के इशारे पे काम हुए हैं। ये सारी मजबूरियां हैं, बहुत दबाव का वहाँ वातावरण है। यदि आप वो मानेंगे नहीं खान साहब, लेकिन वो क्या नहीं जानते किस हिस्से से गुजर रहे हैं? एक भारी दबाव से वहां के लोग गुजर रहे हैं। अरे यहाँ से लोग जो गए उनके साथ नया नहीं हो रहा है, वो दबाव में है। ये कह रहे हैं कि साहब वो वहां की लड़ाई लड़ रहे हैं, यदि ये ना बोले तो क्या बोलेंगे? मुझे तो वहां तो ऐसा आतंकवादी आप क्या कहेंगे आखिर में? मुझे इस डिबेट को अब खत्म करने का वक्त आ रहा है। सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि पाकिस्तान का रुख सबके सामने है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि आपका सवाल था कि मोहसिन रजा क्यों एक पत्रकार होते हुए भी ऐसी बातें करते हैं। इसलिए करते हैं कि उनकी ये स्टेट पॉलिसी है, और जितने लोग टेलीविजन पर आते हैं उनके यहाँ ISI उस पर एक चेक रखती है, और इनको टेलीविजन के बाद इनसे बड़े कड़े तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि तुमने ऐसी बात क्यों कही स्टेट पॉलिसी के खिलाफ, और इनकी स्टेट पॉलिसी आतंकवादियों के साथ है। दूसरी बात, मोहसिन रजा ने यह भी कहा कि हम एक एटॉमिक पावर हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि यह पाकिस्तान सोचना छोड़ दे कि वह न्यूक्लियर पावर है, इसलिए कुछ भी कर सकता है। इसको पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि गिवन ए चांस वो स्टोन एज को लौट जाएंगे। इंडिया में कैपेबिलिटी है, और वो ये न समझें कि वो न्यूक्लियर पावर स्टेट है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। कन्वीनियंट जब होगा इंडिया उनको पैलोलिथिक स्टेज में पहुंचा सकता है, उनको यह समझना पड़ेगा। सुदेश वर्मा साहब, आखिर में बहुत छोटे में अगर आप जवाब दे पाएं कि क्या कोई आने वाले वक्त में फॉरेन पॉलिसी को लेकर, पाकिस्तान को लेकर जो फॉरेन पॉलिसी हमारी है, उसमें कोई बड़ा बदलाव हम देखने जा रहे हैं? देखिए, कोई भी प्रेडिक्टेबल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी तभी हो सकता है जब पाकिस्तान अपनी इज्जत खुद करना सीखे। आपको पता है 1947-48 के बाद सिग्ना एग्रीमेंट साइन हुए 1972 में, उसके बाद लाहौर एग्रीमेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान के इलेक्टेड गवर्नमेंट शरीक हुई थी। तो आप ये बताइए, इन सारे एग्रीमेंट्स को आप नहीं मानेंगे, यानी कि आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे, अपनी आवाम की इज्जत नहीं कर रहे। उसको इज्जत करना सीखिए, तभी कोई फॉरेन पॉलिसी आपके साथ प्रेडिक्टेबल हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश वर्मा साहब, नासिर हुसैन साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, ब्रिगेडियर मिश्रा साहब और मोहसिन रजा खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश शुक्ला जी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का इस बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरे साथ बस इतना ही। अब मंडे को रात 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी बिग बुलेटिन की एक नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।